हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में रोले के प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आप अवकलन और शांतत्व का वीडियो देखना चाहते हैं और अच्छे से उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। या तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे अवकलन का स्टूडेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे हमारे अवकलन के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी अवकलन की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। ठीक है, देखिए रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को अच्छे से समझने के लिए और प्रश्नावली 5.8 को अच्छे से लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स बताऊँगा। जब आप वो बेसिक सीख जाओगे ना तो आपको रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग बेसिक्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अंतराल के बारे में। ठीक है, कि अंतराल क्या होता है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। अंतराल दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला अंतराल और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बंद अंतराल। ठीक है, जो खुला अंतराल होता है उसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ये जो सिंबल है ये है खुले अंतराल का सिंबल और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बंद अंतराल का सिंबल। ठीक है, जो खुला अंतराल है उसको ऐसे भी लिखते हैं, ये भी खुला अंतराल है। ठीक है, अब खुले अंतराल का क्या मतलब होता है, तो अगर मैं खुले अंतराल के अंदर लिख दूँ 5, 10 तो इसका ये मतलब होता है कि इसमें 5 और 10 शामिल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 और 10, 5, 10 तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 5 और 10 भी क्या है, शामिल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस खुले के अंतराल के अंदर अगर 5 और 10 है तो इसका मतलब होता है कि इसमें 5, 10 नहीं शामिल है, बल्कि इस बीच में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या है, शामिल है। तो उसके बीच में क्या क्या है, तो उसके बीच में 6, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, बाकी 5 और 10 शामिल नहीं है। बंद अंतराल का मतलब होता है कि 5 और 10 भी शामिल है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये रहा अंतराल का बेसिक्स। ठीक, अब चलते हैं कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को लगाने के लिए सबसे पहले हमको बताना पड़ता है कि फलन जो है वो फलन संतत है और फलन क्या है, अवकलनीय है। मतलब रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय लागू तभी होगा जब फलन संतत होगा। संतत माने क्या, जिसको बोलते हैं सतत, सततता या उसी को शांतत बोलते हैं। जब फलन संतत और अवकलनीय होगा तभी रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय लागू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो जब आप रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय लगाओगे तो जब फलन को आप देखो, वहाँ पे एक फलन दिया रहेगा, तो जब आप फलन को देखोगे तो फलन को देखते ही बताओगे कि ये फलन संतत है और ये फलन अवकलनीय है। जब ये फलन दोनों संतत और अवकलनीय रहेगा तभी आप रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय लगा सकते हो। ठीक, लेकिन रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय लगाने के लिए वहाँ पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करके ये पता नहीं करना पड़ता है कि फलन संतत है और अवकलनीय, हमको डायरेक्ट वहाँ पे लिखना पड़ता है कि फलन संतत है और अवकलनीय। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि जब कोई क्वेश्चन फलन मिलेगा और उसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, सॉल्व करके कैसे बता पाएंगे कि यह फलन संतत है कि अवकलनीय है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, अगर आप वो सीख गए तो आप बिना सॉल्व किए ही पता कर पाएंगे कि ये फलन संतत है कि अवकलनीय है। तो बहुत ध्यान से आप देखिए पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई फलन अवकलनीय है, देखिए अवकलनीय क्या है, तो ये हमारे सेकेंडरी कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। देखिए अवकलनीय का मतलब कि अगर किसी फलन का अवकलन हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर किसी फलन का अवकलन हो जाता है तो अगर वो अवकलन हो गया तो समझ जाइए कि उसका वो संतत भी होगा। यानी अगर कोई फलन का अवकलन होता है तो वो फलन अवकलनीय होगा, और अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो फलन क्या होगा, संतत भी होगा। लेकिन अगर कोई फलन संतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो अवकलनीय फलन है वो संतत होगा, लेकिन संतत फलन जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो। ठीक है, अब मैं आपको एक विशेष चीज़ बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए जब भी आप सवाल लगाओगे और सवाल में जो फलन रहेगा अगर वो एक बहुपद रहेगा, क्या रहेगा, बहुपद, तो आप जैसे ही देखोगे आप कह दोगे कि ये अवकलनीय भी है और ये संतत भी है। अब क्वेश्चन उठ रहा है ये बहुपद क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुपद का मतलब होता है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में एक चर हो और उस चर का जो घात है वो निगेटिव और भिन्नात्मक ना हो। जैसे मैं कह दूं 3x² + 5x। ठीक है, तो बहुपद पता करने के लिए पहले ये देखिए सब में एक चर है कि नहीं, तो बिल्कुल सब में एक चर है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा देखिए इनका जो पावर है, पावर वो निगेटिव है क्या, तो देखिए पावर यहाँ 2 है, एक नेगेटिव नहीं है। भिन्नात्मक है क्या, तो भिन्नात्मक भी नहीं है। तो अगर निगेटिव और भिन्नात्मक ना रहे तो समझ जाइए कि ये फलन दिया है वो बहुपद है। पहला देखिए बहुपद को पता करने के लिए पहले देखना है कि सभी में चर है कि नहीं, तो सब में चर देखना है। दूसरा पावर को देखना है, निगेटिव और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो किया तो वो बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखिए
सब में चर है, पावर नेगेटिव भिन्नात्मक नहीं है, तो ये बहुपद है। अगला 3x² + 5x + 9। अब क्वेश्चन उठ रहा है ये बहुपद है कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद होने के लिए सब में चर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर नहीं है, तो यहाँ पे एक तो है ही है ना, तो लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए सब में चर हो गया, चर क्या है, x है। इस चर का जो पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। क्या ये पावर निगेटिव है, क्या ये पावर भिन्नात्मक है, नहीं है ना, तो ये फलन क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो जैसे आपको बहुपद मिलेगा तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हो कि फलन संतत भी है और फलन अवकलनीय भी है। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में e⁻x और e⁻x दिख गया, तो e⁻x e⁻x जैसे आपको मिला तो आप बिना सोचे समझे आप यूँ ही कह सकते हो कि ये संतत भी है और ये अवकलनीय भी है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ लॉग की, लॉग, तो लॉग भी अगर आपको दिख गया कहीं पर तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हो कि ये संतत भी है और अवकलनीय भी है, बशर्ते आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लॉग मैं कह दूँ log x, ठीक है, लेकिन ये जो x की वैल्यू है ये निगेटिव ना हो, मतलब लॉग निगेटिव को छोड़िए, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, समझ रहे हैं आप ना। अगर लॉग यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट, तो इस लॉग की कुछ वैल्यू ही नहीं होगी, ये आप परिभाषित होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये ना तो अवकलनीय होगा ना तो संतत होगा। इट मीन्स अगर फलन में कहीं इनफाइनाइट आ गया तो वो जो ना तो संतत होगा ना ही वो अवकलनीय होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं त्रिकोणमितीय फलन की, तो देखिए ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। साइन का जो उल्टा होता है हम लोग जानते हैं कि ये होता है कॉसेक, और कॉस का जो उल्टा होता है ये होता है सेक, और टेन का जो उल्टा होता है ये होता है कॉट। देखिए साइन में साइन किसी की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है, कि होती है, नहीं होती है ना, तो साइन क्या है, साइन हर वैल्यू पर संतत भी है और अवकलनीय भी है। अगर हम कॉस की बात करें तो जो कॉस है वो किसी भी, इस कॉस के किसी का मान इनफाइनाइट नहीं होता है, तो कॉस हर कोण पर संतत भी है और अवकलनीय भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम टेन की बात करें, टेन की, तो टेन 90 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। टेन 90 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है कि नहीं। इसी 90 में अगर 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा 360, तो जो टेन होता है वो 270 आएगा, तो टेन 270 पे भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी फिर 180 जोड़ेंगे तो आएगा 450, इस पे भी क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी अगर 90 में 180 जोड़ें तो इतना आएगा, इसमें 180 जोड़ें तो इतना आएगा, अगर इसमें 180 जोड़ें तो जो आएगा, अगर उसमें 180 जोड़ें तो जो आएगा। ठीक है, तो इन सारे वैल्यू पर टेन का मान इनफाइनाइट होता है, तो टेन इन सारे कोणों को छोड़कर बाकी टेन के जितने मान होते हैं उस पर टेन क्या है, संतत और अवकलनीय है, लेकिन इन सब मानों पर टेन संतत और अवकलनीय नहीं है। ठीक है, यही सेम कंडीशन कॉस के लिए होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस कितनी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है कि नहीं। तो कॉस 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कॉस में 0 में 180 जोड़ोगे तो आएगा 180, 180 में फिर 180 जोड़ोगे तो आएगा 360। ठीक है, ऐसे आप लगातार 180 जोड़ते जाओगे तो बहुत सारे मान मिलते जाएंगे, और कॉसेक इन सभी मानों पर इनफाइनाइट होता है, इसलिए इन सब मानों पर संतत नहीं है। बाकी कॉसेक के जो अन्य सभी मान है उस पर वो क्या है, संतत है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं सेक का। सेक के साथ भी यही कंडीशन होता है कि सेक जिन जिन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है उस पर सेक संतत नहीं होता है, और जिन जिन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है सेक उस पर संतत होता है। वही सेम कंडीशन कॉट का भी होता है। ठीक है, तो आपको अगर जितना मैंने बताया, अगर ये सारी चीज़ अगर आपको फलन में मिलेगा तो आप देखते ही बता पाओगे कि ये संतत है और ये अवकलनीय। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ साइन x² + 5, तो आप देखते ही बता पाओगे, देखिए यहाँ पे साइन है, इसका मतलब ये संतत भी है और अवकलनीय भी है। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको रूले पर में और मध्यमान पर में समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूले का पर में और मध्यमान पर में। ठीक है, तो अगर आपको रूले का मध्यमान पर में नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख के पढ़ लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आकर उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए कैसे लगी आपको हमारा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में बनकर जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं रोले के बारे में और मध्यमान पर में के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए।